दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है। इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है? आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के ये कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं को गुमराह कर नौजवानों को अलगाववादी साजिश का मोहरा जिन लोगों ने बनाया था, उनके हाथों में पत्थर और AK-47 इन लोगों ने पकड़ाई थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में फिर से टैबलेट और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। ये सब जानते हुए जो सपना सरदेव अटल जी ने देखा था जम्मू कश्मीर के लिए, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, उन मूल्यों और उन सिद्धांतों के आज निकले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सपनों को साकार करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान परस्त ठेकेदार और वहां की कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए अब बंजर हो चुकी है। कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी, यह इन लोगों को आज हजम नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चुनाव की धारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। अब वहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से वोट के इन सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। और कांग्रेस का यह दुरभिसंधि कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से, राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर आप सुन रहे थे। कश्मीर को लेकर किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर कांग्रेस ने अपने मंसूबे साफ किए, ये कहा गया। 370 की बहाली को लेकर
इन तमाम बातों को, और ये सवाल कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूछे थे और आज उसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस पर वो हमला बोल रहे थे कि उसका असली चेहरा सामने आ गया। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर उन्होंने कहा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करके कांग्रेस ने मंसूबे साफ कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जो लगातार मंथन कर रही है, युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा, ये सोचा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको लेकर साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंसूबे देश के खिलाफ हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां हमला बोलते हुए नजर आए। और आइए वापस बात करते हैं कोलकाता मामले की, जिसमें हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई अब यहां पर जो करप्शन का मामला है उसे लेकर भी जांच कर रही है। उसकी जो है उस टीम ने तमाम जो दस्तावेज हैं वो सीबीआई को सौंप दिए हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, करप्शन से जुड़े हुए तमाम जो दस्तावेज है आरजी कर अस्पताल के, वो तमाम दस्तावेज सौंप दिए गए हैं सीबीआई को। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने करप्शन केस की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी है। और जतिन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। देखिए जतिन, लगातार जांच जो है वो आगे बढ़ रही है, भ्रष्टाचार को लेकर भी जांच हो रही है। इस समय आपके पास क्या अपडेट है? ओवर टू यू। आज बिल्कुल देखिए, कोलकाता पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की थी और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें जो सेक्शन लगाए गए थे आईपीसी के 420 और 120 भी, जो कि एक तरीके से भ्रष्टाचार और कॉन्स्पिरेसी रचने की जो एक सेक्शन से वो लगाए गए थे, जिसके बाद वेस्ट बंगाल सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया था। हालांकि कल कोलकाता हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए कि जो एसआईटी जांच कर रही है वो भी अब सीबीआई को सौंप दी जाए। तो सीबीआई के पास अब दो मामले हो जाएंगे। एक जो आरजी कर अस्पताल में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या हुआ, इस मामले में वो लगातार पिछले 8 दिनों से संदीप घोष से पूछताछ कर रहे थे। तो अब जब सीबीआई को एसआईटी ने दस्तावेज सौंप दिए तो करप्शन की भी जांच अब सीबीआई करेगी। तो दो तरफा अब संदीप घोष की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब से कुछ देर पहले यानी कि 10 बजे के आसपास 10:05 पर संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। 9वां दिन है आज पुलिस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का। और आपको यह भी बता दें कि आज की इन्वेस्टिगेशन पॉलीग्राफिक टेस्ट की और भी जा सकती है। संभवतः जो जानकारी हमें मिल रही है कि आज ही सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो करवा सकती है, क्योंकि कोर्ट से कंसर्न मिलने के बाद तमाम जो प्रोसीजर है वो शुरू किया गया है। हालांकि इनिशियल ये भी जानकारी मिल रही है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए 2 जगह तय की गई है। एक सीबीआई दफ्तर में भी सेटअप लगाने की बात की जा रही है, तो दूसरा कोलकाता के न्यू टाउन में जो सीएफएसएल की लैब है वहां पर भी पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है करवाया जाएगा। 6 लोगों का पॉलीग्राफी होना है, क्योंकि मुख्य आरोपी संजय राय अभी जुडिशियल जतिन, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी